नीतीश जी, आपको न्यूज़ 18 नेटवर्क को ये इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 20 चैनल के माध्यम से आप पूरे देश में देखे जाएंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। मेरा पहला सवाल नीतीश जी आपसे एक पर्सनल सवाल है। पिछले करीब 3-4 साल से आपने मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कहीं आप दिखाई नहीं पड़े, किसी ने आपसे सवाल नहीं पूछा। ये आपने ऐसी चुप्पी क्यों साधी हुई है? हमने कोई चुप्पी साधी नहीं हुई। हम तो अपना काम करते रहते हैं और मीडिया की नज़र में जो भी काम आता है उस पर मीडिया की रिपोर्ट होती है या उनकी प्रतिक्रिया होती है। लेकिन अलग से कोई इंटरव्यू देना वो मेरे स्वभाव का अंग है नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है कि लोग इंटरव्यू देते हैं उसका एक कारण उनका ये भी रहता है कि उनका ज़रा प्रचार हो। तो मेरी कोई प्रचार में दिलचस्पी नहीं है, मेरी दिलचस्पी काम में है। इसलिए, और ऐसा नहीं है कि कोई मीडिया से हम अलग रहते हैं। हमारा इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, लोक संवाद, उसमें सारे मीडिया के लोग मौजूद रहते हैं। उसके बाद बातचीत करते हैं, वो जो भी पूछना चाहे पूछे। या किसी भी प्रोग्राम में तो कोई उनको अलग करके हम काम नहीं करते। आपका जो अलायंस है मोदी जी के साथ, इस वक्त आप बिहार का माहौल कैसे देखते हैं? इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? और बिहार में चेहरा कौन होगा, मोदी या फिर नीतीश कुमार? देखिए, जहाँ तक माहौल की बात है, ये एक होता है सही मायने में जो एक माहौल होता है, जो ग्राउंड लेवल पर होता है, लोगों के मन में कोई बात होती है उसके आधार पर, और एक दूसरा होता है कि लोग माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ तक अगर आप जानना चाहते हो कि बिहार में वास्तविक माहौल क्या है, तो ये एनडीए के पक्ष में। और जहाँ तक सवाल है हम लोगों का, तो एनडीए के साथ हैं और मोदी जी का नेतृत्व है। उनको फिर से प्रधानमंत्री बनना है, इस लक्ष्य के साथ एनडीए के तमाम लोग उनका सहयोग कर रहे हैं। तो इसलिए कोई अलग से बात नहीं है, ये तो पूरे देश का चुनाव है, ये कोई राज्य का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्रीय चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। तो लोकसभा के चुनाव के लिए लीडरशिप तो एक ही है और वो है मोदी जी की लीडरशिप है। इसलिए उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि चेहरा मोदी जी का है, चुनाव लोकसभा का है, तो उन्हीं के चेहरे से आप लोग यहाँ पे लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल। और हर राज्य की का अपना एक योगदान होता है, तो वो एक अलग बात है। अब जैसे बिहार का है, तो बिहार में जो कुछ भी राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी ने किया, या उनकी जो छवि है, या उनके काम की चर्चा है, उनकी बातों की चर्चा है, वह एक मुख्य पहलू है। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी भी राज्य में जाइए, खास करके बिहार में आप देखिए, तो बिहार में भी जो काम हो रहा है वह भी लोगों की नज़र में है। तो ये दोनों मिलकर के, जो केंद्र का काम है और राज्य का काम है, दोनों मिलकर इसने एक अच्छा माहौल बनाया है। तो नीतीश जी, आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? क्या आप लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे और या फिर राष्ट्रवाद की? देखिए, मुख्य मुद्दा जो कुछ भी है डेवलपमेंट। हम लोगों ने बिहार में शुरू से ही, जब से 2005 के नवंबर में बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है, और तब से लेकर आज तक विकास का काम, और सिर्फ हम विकास की बात नहीं करते हैं, न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, ग्रोथ विथ जस्टिस। और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का विकास। इसको न्याय के साथ विकास कहते हैं। जब हम लोग निकले थे न्याय यात्रा में 2005 में, तो उस समय भी हमने यही बात रखी थी लोगों के सामने, और लोगों ने मौका दिया कि हमारा लक्ष्य है न्याय के साथ विकास का। और केंद्र ने भी जो देश के विकास के लिए या देश की महत्ता को बढ़ाने के लिए जो काम किया है, वह भी लोगों के सामने। तो ये दोनों को मिलाकर ही हम लोग बिहार में अभियान चला रहे हैं, और मुझको पूरा भरोसा है, जो मेरी थोड़ी बहुत भी समझ है उसके हिसाब से तो मुझको लगता नहीं है कि यहाँ कोई कठिनाई है। अगर आज आप देश में देखें तो जो कैंपेन चल रहा है वो काफ़ी पर्सनल है। नामदार, कामदार, दमदार, दागदार, इस तरह की बातें चल रही हैं। बालाकोट की स्ट्राइक्स हुई हैं, एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, उसके बाद से कुछ माहौल राष्ट्रवाद की ओर बढ़ा है। तो क्या आप मानते हैं कि देश में एक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ये चुनाव डिसाइड होगा, उस पर लड़ा जाएगा? कोई राष्ट्रवाद तो एक मौलिक चीज है। राष्ट्र के हर नागरिक को अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक प्रेम का और श्रद्धा का भाव है।
इसमें तो कोई शक नहीं। कोई किसी भी विचारधारा के व्यक्ति हो, किसी भी विचार को माने, लेकिन जहाँ तक देश का सवाल है उसके प्रति तो समर्पण सबका होता है। और जो कुछ भी एक जो आतंकवादी हमले के शिकार हुए हमारे सीआरपीएफ के जवान, और उसके बाद जो कुछ भी पूरे देश का माहौल बना, और फिर जो केंद्र के निर्णय के बाद जो आगे कार्रवाई हुई है, उसको लेकर लोगों के मन में एक संतोष का भाव है। तो ये तो अपनी जगह पर है, लोगों को अच्छा लग रहा है। और देश एक ऐसा चीज़ है, राष्ट्र एक ऐसा चीज़ है कि अगर उस पर किसी भी प्रकार का आक्रमण हो या किसी भी प्रकार का खतरा दिखाई पड़े बाहर से, तो पूरा देश एकजुट होता है। उसमें कोई वो राजनीतिक बात नहीं है। और जिनके हाथ में आज नेतृत्व है, इसका श्रेय उनको जाता है। तो इसके लिए तो लोगों को मोदी जी के प्रति एक जिसको कहिए कि सम्मान का भाव है इस कार्यक्रम से। लेकिन और किसी को ऐसा लगता हो कि भाई इसके चलते उनकी स्थिति और बेहतर हो रही है, तो इसको लेकर कई तरह की बात कहते होंगे, लेकिन वो लोगों को पसंद नहीं। 2014 में जब मोदी जी आए थे, तब उस वक्त करप्शन का माहौल था, घोटाले का माहौल था, तो उन मुद्दों को लेकर उन्होंने अपने लिए एक मैंडेट मांगा, अच्छे दिन का वादा भी किया आने वाले समय में। नेशनल स्तर पर अगर आप देखें तो आज भी बात वही हो रही है, वही करप्शन कांग्रेस का, जो कि अब तो पिछले 5 साल से मोदी जी की सरकार है। तो अपने जो उनके अचीवमेंट्स हैं उसको सामने रखने के बजाय बात अभी भी पुराने ज़माने की हो रही है। नहीं, देखिए, ये जो चुनाव का माहौल आता है उसमें कुछ इस तरह की बातें आती रहती हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाना, और ये विभिन्न दलों में ये चलता रहता है। लेकिन मुख्य चीज़ यह है कि मूल बात यही है कि आपको अवसर मिला तो आपका जो अचीवमेंट है, आपकी जो उपलब्धि है, वो लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। वैसे तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ लोगों को बोलना है। ये जो मिशन शक्ति अभी हुई, उसमें प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संबोधित भी किया। इस पर ऑपोजिशन का मानना ये था कि ये इस वक्त करने की ज़रूरत क्या थी, जब इलेक्शन इतने पास थे, देश को संबोधित करने की क्या ज़रूरत थी। इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है इसको राष्ट्रवाद के ओर ले जाना चाहते हैं, लोगों को भटकाना चाहते हैं, जो कि ज़मीन के असली मुद्दे हैं। ये देखिए, अगर देश की ताकत बढ़ रही है, ये जो स्पेस में कोई सैटेलाइट है और उसके द्वारा अपने देश के खिलाफ कोई बात हो रही है और ऐसी जानकारी हो, तो उसको हिट करने की भी ताकत अपने पास हो गई, और ये दुनिया में चौथा देश है जिसके पास ये ताकत हो गई। तो इसमें तो खुशी है अपने वैज्ञानिकों के प्रति, ये सम्मान की बात है कि हमारे यहाँ भी स्पेस साइंस में इतने अब वैज्ञानिक हैं, और ये सबको मालूम है कि हमारे वैज्ञानिक बहुत ही योग्य हैं और समर्पित भाव से अपना काम करते हैं, और उसके लिए यह भी एक अचीवमेंट। तो अचीवमेंट है तो पूरे देश का अचीवमेंट है, वैज्ञानिकों की बदौलत एक तरह से देश की रक्षा का अचीवमेंट है। और वैसी स्थिति में देश का जो नेतृत्व करते हैं प्रधानमंत्री, अगर उनकी तरफ से कहा गया तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको कोई विवाद का मुद्दा बनाना चाहिए। राहुल गांधी वैज्ञानिकों को तो बधाई दे रहे हैं, मगर कह रहे हैं कि उस दिन थिएटर डे उन्होंने करार दिया कि ये वाला बात है। देखिए, कुछ लोगों की आदत है इस तरह की बात करना, व्यक्तिगत रूप से प्रहार करना। हम उस चीज़ को ठीक नहीं मानते हैं, और व्यक्तिगत रूप से हमारा देश के 2014 में तो हम लोग खिलाफ थे, हम तो अलग थे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोई बात कहना, वैचारिक बात कहनी चाहिए। अगर कोई विपक्ष में, स्वाभाविक है विपक्ष को भी चुनाव लड़ना है, और विपक्ष का भी दावा होगा कि जनता हमारा समर्थन करेगी, तो ये सब बात कोई ऐसी बात नहीं, लोकतंत्र में तो ये स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन आप जान लीजिए कि लोग यह भी तो देखते हैं कि भाई आज जिनके हाथ में हम लोगों ने कमान सौंपी, 5 साल के बाद उसको देखकर उसकी समीक्षा करके फिर हम अवसर दे सकते हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो उसके विरोध में अपनी बात कहते हैं, उनको भी तो यह साबित करना पड़ेगा कि वो योग्य है। अब आप दूसरी तरफ देख लीजिए किस प्रकार का अलायंस, अलग अलग जगहों पर जो सिचुएशन है, स्थिति है। बिहार में भी अब देखिए, पहले बात चल रही थी कि सीपीआई भी रहेगी, सीपीएम भी रहेगी, अब क्या स्थिति आ गई है। यूपी में देख लीजिए, सपा बसपा का गठबंधन है, कांग्रेस अलग है। अब केरला की बात देख लीजिए, जो निर्णय हुआ है कि वहां से भी चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, तो वो
एक कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, अब लेफ्ट पार्टीज का क्या कमेंट हो रहा है। तो आप देखिएगा कहीं भी, चाहे देश का दक्षिणी हिस्सा हो, उत्तरी हिस्सा हो, पूर्वी हो, पश्चिमी हो, सेंट्रल पॉइंट, आप हर जगह देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में है उनके बीच में आपसी सहमति भी ठीक से नहीं। पर कहीं ना कहीं 2014 में जब आप भी मोदी जी के खिलाफ थे, दूसरी तरफ थे, तो आप भी इसी समूह का एक हिस्सा थे विचारधारा के तहत। आज ये लोग बोलते हैं कि ये लोग सब एक साथ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको मोदी जी को हटाना है, इस सरकार को हटाना है, क्योंकि इनके जो मतभेद है वो एक फंडामेंटल आइडियोलॉजिकल लेवल पे मतभेद है कि पोलराइजेशन का माहौल बढ़ता जा रहा है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, गौ रक्षा की बातें करते हैं तो उसको लेकर तमाम प्रॉब्लम्स हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? आप 5 साल में मोदी सरकार का कैसे मूल्यांकन करेंगे? आप देखिए, एक बात तो ठीक है, 14 में तो बिल्कुल हम अलग थे, किसी के साथ नहीं। हम लोगों ने तो बिहार में जो अपना चुनाव अभियान चलाया था, सब कुछ किया, और उस समय एक मोदी जी की लहर आ गई थी, तो एक दूसरी बात थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि बिहार में हम लोगों ने एक अलायंस बनाया, उसका नामकरण हमने ही किया था महागठबंधन जी। आज वो लोग महागठबंधन अब उसमें है ही नहीं, तो महागठबंधन कहाँ है? वो गठबंधन हो सकता, महागठबंधन क्या है? लेकिन आप जरा देख लीजिए कि उन लोगों के आपस के संबंध कितना बिटरनेस रहा एक एक चीज को लेकर के। ये तो एक बात है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जो मूल उद्देश्य है हम लोगों का, हमने बिहार की सेवा की है, और बिहार की सेवा की है, और हमने प्रारंभ से कहा है कि हम न करप्शन के साथ कंप्रोमाइज कर सकते हैं, न क्राइम के साथ कर सकते हैं, और न कम्युनलिज्म के साथ कर सकते हैं। ये हम लोगों का शुरू से था। अब ये बात देख लीजिए, करप्शन का इशू आता है, हमने तो इतना ही कहा था कि आप लोग एक्सप्लेन कर दीजिए, आपके ऊपर जो चार्जेज आए हैं। अब तो खैर चार्जशीट भी दायर हो गया, एक अलग बात है, अब तो कोर्ट में केस है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर सके। हमने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी को भी कहा कि भाई आप भी कहीं एक्सप्लेन कर दे ताकि हम लोग जाने, लेकिन वो भी एक्सप्लेन नहीं करवा पाए। और पूरे मीडिया में ये बात आ रही थी कि हम करप्शन के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं, हमने नहीं कंप्रोमाइज किया। और फिर बीजेपी का ऑफर आया और हमारे पार्टी के लोगों ने उसको स्वीकार किया, तो एक नया अलायंस बन करके फिर से हम लोग काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। लेकिन जो भी सेवा कर रहे हैं, आप उसको गौर से देखिए कि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। जो काम का सिलसिला हमने 2005 के नवंबर से शुरू किया, वही ट्रेंड है। और हमने 2015 में कहा था 7 निश्चय की बात कही थी, आज भी 7 निश्चय का क्रियान्वयन हो रहा है, उसके आगे और बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो इसलिए काम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, काम वही हो रहा है, न्याय के साथ विकास का। लेकिन जहां तक आपने ये कहा कि भाई नेशनल लेवल पर ये बात हो रही है, तो नेशनल लेवल पर कोई यूनिटी नहीं दिख रही है, और मुद्दे भी ठीक ढंग से सामने नहीं ला रहे। आप भी क्राइम, करप्शन और कम्युनल, ये 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऑपोजिशन का अटैक अगर आज मोदी सरकार पे है तो कहते हैं कि इनका एजेंडा कम्युनल है। क्या आप मानते हैं कि ऐसा नहीं? हम ऐसा नहीं मानते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ बिहार में पहले भी वो साथ में थे, और 13 में हम लोग फिर अलग हुए, और आज फिर साथ चल रहे हैं 17 से। तो हमने नहीं देखा है, और हम लोगों की मिलीजुली सरकार है, अलायंस गवर्नमेंट है, लेकिन कम्युनलिज्म के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ। पर कहीं ना कहीं जहां जो इनका आइडियोलॉजिकल नैरेटिव है वो आज भी आपसे तो अलग है। राम मंदिर के मामले पर आपका क्या विचार है? नहीं, हमारा तो विचार तो साफ है, आज से नहीं है। 1996 में जब हम लोगों की पार्टी का नाम था समता पार्टी, जॉर्ज साहब लीडर थे, और उस समय ही जब बीजेपी के साथ हम लोगों का इसका एक कहिए कि अलायंस हुआ, तो उस समय ही हम लोगों ने 3 बातें स्पष्ट रूप से कह दी थी। एक बात तो ये कही थी कि आर्टिकल 370 को समाप्त करने की बात नहीं होगी, जो जम्मू कश्मीर के लिए। दूसरी बात हम लोगों ने कही थी कि कॉमन सिविल कोड को थोपने की बात नहीं होगी। और तीसरा हमने कहा था अयोध्या मसले का समाधान या तो कोर्ट के फैसले से होगा या आपसी रजामंदी से होगा। बहुत दिनों के बाद हम किन्हीं के साथ इस तरह से बातचीत कर रहे हैं, तो आग्रह करेंगे, पता तो कर लीजिए। लॉ कमीशन ने कॉमन सिविल कोड के बारे में सारी पार्टियों को लिखा, सारी राज्य सरकारों को लिखा, क्या रिस्पॉन्ड किया लोगों ने? और बिहार सरकार ने जो रिस्पॉन्ड किया, या हमारी पॉलिटिकल पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने जो रिस्पॉन्ड किया, आप देख लीजिए। तो कहने की बात बहुत है, स्टेटमेंट देना
मीडिया में चर्चा बनाए रखना इस चीज को, इसको छोड़ करके एक्चुअल क्या काम है वो बताएं। मोदी जी का एक बड़ा कैंपेन चालू हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं भी चौकीदार, ये कांग्रेस की ये जो कैंपेन चल रही थी कि चौकीदार चोर है, उसके अब आप सोच लीजिए भाई, क्या लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, नहीं करना चाहिए। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग, चोर शब्द का प्रयोग, अरे आप बहुत ऐसे शब्द उपलब्ध हैं जिसका आप प्रयोग करिए। आप जो भी आज रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ बहुत सारी बातें रख सकते हैं अपने विचारधारा के अनुरूप, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, आप बताइए इसका क्या मतलब है। ये सब चीजें तो यही तो दिखाती है कि देश में एक कटुता का वातावरण पैदा किया जा रहा है। और काम क्या करते हैं ये लोग? इतने दिनों से कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, इन्होंने क्या काम किया भाई? अल्पसंख्यक समाज के लिए कितना काम किया भाई? लोगों के मन में एक डर का वातावरण पैदा करना और उसका समर्थन प्राप्त करना एक चीज है। खैर राजनीति में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन काम क्या किया है? और आज हम आपको बता देते हैं कि 2005 से लेकर के अब तक बिहार में हर कम्युनिटी के बारे में काम हुआ। किसी भी कम्युनिटी की हम लोगों ने उपेक्षा नहीं की। नारी सशक्तिकरण का काम किया। जो समाज में सबसे हाशिए पर है, दलित, महादलित समाज, अति पिछड़ा वर्ग, सबके लिए काम हुआ और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए काम हुआ। मुझे बता दें जितना अल्पसंख्यक समाज के लिए काम हुआ। कांग्रेस पार्टी शासन में थी और भागलपुर में दंगा हुआ था, उसका मौका मिला लालू प्रसाद जी को, और क्या किया वहां पर जो कम्युनलिज्म के शिकार हुए थे भागलपुर के। जब हम लोगों को मौका मिला काम करने का, हमने तो देखा था कि न लोगों को राहत मिली है, न इस तरह के कुकर्म करने वाले लोगों के ऊपर जमकर कार्रवाई हुई। हमने फिर से कई केसेज को रिवाइव किया और कोर्ट में मामला गया, लोगों को सजा हुई, लोगों को हम लोगों ने वहां पर पेंशन की योजना शुरू करवाई, एक एक चीज करवाया है जिनका जो नुकसान हुआ। बात है वोट जिसको चाहे लोग दे सकता है। आप समझ लीजिए, कोई भी कम्युनिटी जिसको उचित समझेगी उसको वोट देगी, जो भी वातावरण होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, यहां देख लीजिए, लोग जो चाहे बोल लें, लेकिन आज जो दावा करते हैं बहुत सारे लोग शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, किया क्या है? आप यहां का उदाहरण देख लीजिए। मोदी जी के काम को आप 1 to 10 के स्केल पर अगर आपको उनको वो करना पड़े तो आप कितने नंबर देंगे? नहीं, देखिए, ये सब स्केल पर मेजरमेंट ठीक नहीं है। क्या अच्छे दिन हम उनको क्यों कहें 10 से भी कम? जी, तो आप कह रहे हैं 10 आज चुनाव का माहौल है, 10 से भी कम क्यों करें? हम तो कोई इंडिपेंडेंट है नहीं एनालिस्ट, हम तो सहयोगी हैं। और हम अपने बिहार के एंगल से देख रहे हैं कि बिहार में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, उसमें जो उन लोगों ने कहा था उस सिलसिले में काम बहुत हुआ, जो कुछ भी जरूरत थी। और बिहार में तो कई काम हुए जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एडॉप्ट किया। अब जैसे हम लोगों ने निर्णय लिया था अपने 7 निश्चय के अंतर्गत कि हर घर बिजली का कनेक्शन देंगे, अब राष्ट्रीय योजना बन गई। और आप जान रहे हैं बिहार में हर घर को बिजली पहुंचा दिया हम लोगों ने। 2018 की 31 दिसंबर का लक्ष्य था, उसको 25 अक्टूबर 2018 में पहुंचा दिया। तो एक एक काम हुआ है। काम में उनका जो सहयोग है केंद्र का, तो हम तो अप्रिशिएट करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ गलतियां भी हुई होंगी। आपने डिमोनेटाइजेशन का शुरू में आपने उसकी तारीफ की, आपने कहा कि ये एक सहज कदम है। उस वक्त आप मोदी जी के संग थे भी नहीं। इनफैक्ट उसको टर्निंग पॉइंट देखा जाता है आपकी रिलेशनशिप में कि आपने पहली बार उनके कोई काम का वो किया। नहीं, ये टर्निंग पॉइंट नहीं है जी। पहला आपको बता देता हूं, जो नोटबंदी हुई जी, और उसके बाद उस समय के आदरणीय राष्ट्रपति जी थे प्रणब बाबू, जो कांग्रेस के नेता रहे और देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे। मैंने उनके स्टेटमेंट को देखा और उनके स्टेटमेंट को देखा कि नोटबंदी बहुत सही चीज है। तो हमने कहा कि ठीक है, इससे काले धन पर हमला होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमने जब उसके बारे में कहा कि इसके अच्छे परिणाम हो सकते हैं, ठीक कदम है काले धन के खिलाफ कार्रवाई का, लेकिन साथ साथ हमने डे 1 से ये कहा था कि जो बेनामी संपत्ति है उस पर हिट करना चाहिए। हम डे 1 से बोलते रहे। ऐसा हुआ नहीं। देखिए 99% से ज्यादा पैसा वापस सिस्टम में आ गया। आरबीआई का डेटा अगर आप देखें तो डिमोनेटाइजेशन से अब तक कैश का जो जनरेशन है यहाँ पे 20% ज्यादा हो गया है डिमोनेटाइजेशन के समय से।
इसका असर इकोनॉमी को भी भोगना पड़ा है। जीडीपी ग्रोथ हमारी 1-2% का उसको झटका भी लगा, जो कि जायज़ था, लगने की बात भी थी। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो नोटबंदी का लोगों को भी इतनी कष्ट झेलना पड़ा, आपके बिहार में भी लोगों को काफ़ी कष्ट झेलना पड़ा, तो क्या देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ एग्जीक्यूशन फेलियर था? हम बता देते हैं। जो लोग बोलने लगे कि कष्ट झेलना, हम उस समय बिहार की यात्रा पर निकले हुए थे। ये कदम इनका संभवतः 8 नवंबर की रात में हुआ था और नेक्स्ट डे हम बाहर यात्रा पर निकले थे और हमसे लोगों ने पूछा था, सवेरे ही हमने जो बताया, हम पूरे बिहार में घूम रहे थे, बैंक के बाहर लोग खड़े थे लेकिन कोई विरोध नहीं प्रकट कर रहा था। हमने भी तो नोटबंदी का इसका स्वागत कर दिया था, और हमने ही नहीं स्वागत किया था, अन्य पार्टियों ने भी स्वागत किया था भाई, तत्काल उस समय स्वागत किया था। आज आप लोग आरजेडी की बात वो अलग है, वो सब लोगों ने शुरू में कुछ दिनों तक इसका स्वागत किया, लेकिन आज उसका नतीजा क्या हुआ, तो उससे लोगों की परेशानी वाली बात जो कह रहे हैं, बिहार में देख रहे थे, नहीं परेशानी थी। जो केंद्र सरकार का कहना है, इसके बारे में बार बार वो लोग बताते हैं कि इस कदम के जरिए उन लोगों ने जो काला धन था उस पर बहुत हद तक नियंत्रण किया है, और इसके बारे में बहुत सारे लोग जो अपना टैक्स का पेमेंट नहीं करते थे, अब टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ गई है, कई प्रकार से उसका लाभ बताते हैं। अभी आप विजय संकल्प रैली पर मोदी जी के संग मंच पर थे, जहां आपने कहा कि बिहार में कहीं ऐसा ना हो इस बार हम लोग 40 की 40 सीट जीत जाएं। ये उत्साह, ये विश्वास आपको कैसे है? नहीं, उत्साह क्या है, ये हमको लगता है बिहार में जो काम हुआ है और केंद्र ने जो काम किया है, इसको मिला करके लोगों के मन में एक संतोष का भाव है, और जब लोगों के मन में सेटिस्फैक्शन का भाव है तो जरूर जीतेंगे। तो 3-4 वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप पब्लिक के बीच में जाएंगे? हम तो भाई जो काम करते हैं उसी के मुद्दे को लेकर हम जाते हैं, हमारे लिए कोई और दूसरा मुद्दा नहीं है। और दूसरी बात है, जो हम लोगों ने काम किया है समाज सुधार का, उन मुद्दों को लेकर हम लोगों के सामने रखते रहते। और इसके अलावा जब हम लोग गांधी जी का 150वीं जयंती मना रहे हैं और 150 साल पूरा होने पर वो 1 साल और मनाएंगे, तो गांधी जी के विचारों को फैला रहे हैं। उन्होंने 7 सामाजिक पाप की बात कही है, उसकी चर्चा करते हैं। सिद्धांत के बिना राजनीति एक सामाजिक पाप है। अब देख लीजिए राजनीति में कितना सिद्धांत बचा, सिद्धांत पर कम चर्चा हो रही है। ये जुबानी जंग चल रहा है, कटुता पैदा करने की स्थिति पैदा हो रही है दोनों तरफ से। और दूसरी तरफ देख लीजिए तो गांधी जी ने कहा था दूसरा सामाजिक पाप है काम के बिना धन। अब आज देख लीजिए, बिना मेहनत किए धनार्जन करना चाहते हैं लोग। चाहे आपके साथ पॉलिटिकल पावर आ जाए, एग्जीक्यूटिव पावर आ जाए, किसी तरह से आपको कोई काम की जिम्मेवारी मिल जाए, तो काम करने के बजाय उसके माध्यम से जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके माध्यम से धन कमाने लगी। आज जरा देख लीजिए, इस पर क्यों चर्चा नहीं करते हैं? हमको राहुल जी से और कुछ नहीं कहना है। जिस ऑर्डिनेंस को फाड़ा आपने, उनके साथ बैठ करके आपने अलायंस इस रूप में किया है, आप जरा बताइए। जब चार्जशीट हुआ है तो आपका कोई कमेंट नहीं। अभी इनके एक और बड़े सलाहकार हैं, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, उनके संग बैठकर इन्होंने एक स्कीम बनाई है, न्यूनतम आय की स्कीम, न्याय जिसको बोला जा रहा है। कह रहे हैं कि जो 20% जो सबसे नीचे का वर्ग है उसके लिए हम लोग न्यूनतम 6,000 रुपये माह की व्यवस्था करेंगे, 72,000 रुपये साल। क्या आपको लगता है कि ये कोई गेम चेंजर, एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है? कौन सलाहकार है मेरी व्यक्तिगत जानकारी नहीं, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि अभी स्कीम तो है नहीं, एक घोषणा है कि हम ऐसा स्कीम बनाएंगे। नंबर 1, अगर मौका मिलेगा तब स्कीम बनाने की बात होगी। स्कीम ये बना नहीं पाएंगे, और अगर कागज पर स्कीम बना भी लेंगे तो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा? पहले पूरा का पूरा सिस्टम को ठीक करिए। कोई सर्वे नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है, एक जनरल बात होती रहती है, लेकिन एक्चुअल कौन कितनी आमदनी का है इसका कोई आंकड़ा नहीं है उपलब्ध। एक ऑथेंटिक फिगर भी उपलब्ध ठीक से नहीं है, एक आकलन है, असेसमेंट है, सिर्फ लोग नहीं उपलब्ध हैं। आप दीजिएगा, किसको दीजिएगा? और आप जान लीजिए, एक तो कर नहीं पाएंगे, और जब देना शुरू करिएगा मान लीजिए, तो फिर जो सबसे नीचे है उसको नहीं मिलेगा, कुछ घूस दे करके उसके ऊपर वाला ले लेगा। इसलिए जब कोई स्कीम के बारे में सोचिए तो मैं तो यही कहूंगा कि उसके एग्जीक्यूशन के बारे में सोचना चाहिए।
और मैं कोई दावा नहीं करता हूं, लेकिन हमारे यहाँ जब हम कोई चीज के बारे में सोचते हैं तो उसके एग्जीक्यूशन के बारे में सोचते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप कह रहे हैं अगर ये आ भी जाए तो इसका एग्जीक्यूशन बहुत मुश्किल है। एग्जीक्यूशन मुश्किल नहीं है, इसका तो मतलब समझिए कि दुरुपयोग होगा। मतलब लोग इस्तेमाल कर लेंगे जो वाकई उस सीमा में नहीं, तो पैसा उन तक नहीं पहुंच पाएगा। पैसा पहुंचेगा नहीं। कुछ ऐसी बात करने से जिसके बारे में पहले देख तो लीजिए एग्जीक्यूशन। इसलिए लोगों को थोड़ी थोड़ी इन सब बातों पर नजर रहती है, ये जान लीजिए। इसलिए मुझको लग नहीं रहा है कि मोदी जी को कोई खतरा है। मोदी जी का एक बड़ा कैंपेन चालू हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं भी चौकीदार। ये कांग्रेस की ये जो कैंपेन चल रही थी कि चौकीदार चोर है, उसके अब आप सोच लीजिए भाई, क्या लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, नहीं करना चाहिए। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग, चोर शब्द का प्रयोग, अरे आप बहुत ऐसे शब्द उपलब्ध हैं जिसका आप प्रयोग करिए। आप जो भी आज रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ बहुत सारी बातें रख सकते हैं अपने विचारधारा के अनुरूप, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, आप बताइए इसका क्या मतलब है। ये सब चीजें तो यही तो दिखाती है कि देश में एक कटुता का वातावरण पैदा किया जा रहा है। और काम क्या करते हैं ये लोग? इतने दिनों से कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, इन्होंने क्या काम किया भाई? अल्पसंख्यक समाज के लिए कितना काम किया भाई? लोगों के मन में एक डर का वातावरण पैदा करना और उसका समर्थन प्राप्त करना एक चीज है। खैर राजनीति में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन काम क्या किया है? और आज हम आपको बता देते हैं कि 2005 से लेकर के अब तक बिहार में हर कम्युनिटी के बारे में काम हुआ। किसी भी कम्युनिटी की हम लोगों ने उपेक्षा नहीं की। नारी सशक्तिकरण का काम किया। जो समाज में सबसे हाशिए पर है, दलित, महादलित समाज, अति पिछड़ा वर्ग, सबके लिए काम हुआ। और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए काम हुआ। मुझे बता दें जितना अल्पसंख्यक समाज के लिए काम हुआ। कांग्रेस पार्टी शासन में थी और भागलपुर में दंगा हुआ था, उसका मौका मिला लालू प्रसाद जी को, और क्या किया वहां पर जो कम्युनलिज्म के शिकार हुए थे भागलपुर के। जब हम लोगों को मौका मिला काम करने का, हमने तो देखा था कि न लोगों को राहत मिली है, न इस तरह के कुकर्म करने वाले लोगों के ऊपर जमकर कार्रवाई हुई। हमने फिर से कई केसेज को रिवाइव किया और कोर्ट में मामला गया, लोगों को सजा हुई। लोगों को हम लोगों ने वहां पर पेंशन की योजना शुरू करवाई। एक एक चीज करवाया है जिनका जो नुकसान हुआ। बात है वोट जिसको चाहे लोग दे सकता है। आप समझ लीजिए, कोई भी कम्युनिटी जिसको उचित समझेगी उसको वोट देगी, जो भी वातावरण होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, यहां देख लीजिए, लोग जो चाहे बोल लें, लेकिन आज जो दावा करते हैं बहुत सारे लोग शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, अरे किया क्या है? आप यहां का उदाहरण देख लीजिए। मोदी जी के काम को आप 1 to 10 के स्केल पर अगर आपको उनको वो करना पड़े तो आप कितने नंबर देंगे? नहीं, देखिए ये सब स्केल पर मेजरमेंट ठीक नहीं है। क्या अच्छे दिन हम उनको क्यों कहें 10 से भी कम? जी, तो आप कह रहे हैं 10 आज चुनाव का माहौल है, 10 से भी कम क्यों करें? हम तो कोई इंडिपेंडेंट है नहीं एनालिस्ट, हम तो सहयोगी हैं। और हम अपने बिहार के एंगल से देख रहे हैं कि बिहार में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, उसमें जो उन लोगों ने कहा था उस सिलसिले में काम बहुत हुआ, जो कुछ भी जरूरत थी। और बिहार में तो कई काम हुए जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एडॉप्ट किया। अब जैसे हम लोगों ने निर्णय लिया था अपने 7 निश्चय के अंतर्गत कि हर घर बिजली का कनेक्शन देंगे, अब राष्ट्रीय योजना बन गई। और आप जान रहे हैं बिहार में हर घर को बिजली पहुंचा दिया हम लोगों ने। 2018 के 31 दिसंबर का लक्ष्य था, उसको 25 अक्टूबर 2018 में पहुंचा दिया। तो एक एक काम हुआ है। काम में उनका जो सहयोग है केंद्र का, तो हम तो अप्रिशिएट करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ गलतियां भी हुई होंगी। आपने डिमोनेटाइजेशन का शुरू में आपने उसकी तारीफ की, आपने कहा कि ये एक सहज कदम है। उस वक्त आप मोदी जी के संग थे भी नहीं। इनफैक्ट उसको टर्निंग पॉइंट देखा जाता है आपकी रिलेशनशिप में कि आपने पहली बार उनके कोई काम का वो किया। नहीं, ये टर्निंग पॉइंट नहीं है जी। पहला आपको बता देता हूं, जो नोटबंदी हुई जी, और उसके बाद उस समय के आदरणीय राष्ट्रपति जी थे प्रणब बाबू, जो कांग्रेस के नेता रहे और देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे। मैंने उनके स्टेटमेंट को देखा और उनके स्टेटमेंट को देखा कि नोटबंदी बहुत सही चीज है। तो हमने कहा कि ठीक है, इससे काले धन पर हमला होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमने जब उसके बारे में कहा कि इसके अच्छे परिणाम हो सकते हैं, ठीक कदम है काले धन के खिलाफ कार्रवाई का,
लेकिन साथ साथ हमने डे वन से ये कहा था कि जो बेनामी संपत्ति है उस पर हिट करना चाहिए। हम डे वन से बोलते रहे। ऐसा हुआ नहीं। देखिए 99% से ज़्यादा पैसा वापस सिस्टम में आ गया। आरबीआई का डेटा अगर आप देखें तो डिमोनेटाइजेशन से अब तक कैश का जो जनरेशन है यहाँ पे 20% ज़्यादा हो गया है डिमोनेटाइजेशन के समय से। इसका असर इकोनॉमी को भी भोगना पड़ा है। जीडीपी ग्रोथ हमारी 1-2% का उसको झटका भी लगा, जो कि जायज़ था, लगने की बात भी थी। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो नोटबंदी का लोगों को भी इतनी कष्ट झेलना पड़ा, आपके बिहार में भी लोगों को काफ़ी कष्ट झेलना पड़ा। तो क्या देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आप एग्जीक्यूशन फेलियर था। हम बता देते हैं। जो लोग बोलने लगे कि कष्ट झेलना, हम उस समय बिहार की यात्रा पर निकले हुए थे। ये कदम इनका संभवतः 8 नवंबर की रात में हुआ था और नेक्स्ट डे हम बाहर यात्रा पर निकले थे। और हमसे लोगों ने पूछा था, सवेरे ही हमने जो बताया, हम पूरे बिहार में घूम रहे थे। बैंक के बाहर लोग खड़े थे लेकिन कोई विरोध नहीं प्रकट कर रहा था। हमने भी तो नोटबंदी का इसका स्वागत कर दिया था। और हमने ही नहीं स्वागत किया था, अन्य पार्टियों ने भी स्वागत किया था भाई, तत्काल उस समय स्वागत किया था। आज आप लोग आरजेडी की बात वो अलग है, वो सब लोगों ने शुरू में कुछ दिनों तक इसका स्वागत किया, लेकिन आज उसका नतीजा क्या हुआ, तो उससे लोगों की परेशानी वाली बात जो कह रहे हैं, बिहार में देख रहे थे, नहीं परेशानी थी। जो केंद्र सरकार का कहना है, इसके बारे में बार बार वो लोग बताते हैं कि इस कदम के जरिए उन लोगों ने जो काला धन था उस पर बहुत हद तक नियंत्रण किया है। और इसके बारे में बहुत सारे लोग जो अपना टैक्स का पेमेंट नहीं करते थे, अब टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ गई है। कई प्रकार से उसका लाभ बताते हैं। अभी आप विजय संकल्प रैली पर मोदी जी के संग मंच पर थे, जहां आपने कहा कि बिहार में कहीं ऐसा ना हो इस बार हम लोग 40 की 40 सीट जीत जाएं। ये उत्साह, ये विश्वास आपको कैसे है? नहीं, उत्साह क्या है, ये हमको लगता है बिहार में जो काम हुआ है और केंद्र ने जो काम किया है, इसको मिला करके लोगों के मन में एक संतोष का भाव है। और जब लोगों के मन में सेटिस्फैक्शन का भाव है तो जरूर जीतेंगे। तो 3-4 वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप पब्लिक के बीच में जाएंगे? हम तो भाई जो काम करते हैं उसी के मुद्दे को लेकर हम जाते हैं। हमारे लिए कोई और दूसरा मुद्दा नहीं है। और दूसरी बात है, जो हम लोगों ने काम किया है समाज सुधार का, उन मुद्दों को लेकर हम लोगों के सामने रखते रहते। और इसके अलावा जब हम लोग गांधी जी का 150वीं जयंती मना रहे हैं और 150 साल पूरा होने पर वो 1 साल और मनाएंगे, तो गांधी जी के विचारों को फैला रहे हैं। उन्होंने 7 सामाजिक पाप की बात कही है, उसकी चर्चा करते हैं। सिद्धांत के बिना राजनीति एक सामाजिक पाप है। अब देख लीजिए राजनीति में कितना सिद्धांत बचा है। सिद्धांत पर कम चर्चा हो रही है। ये जुबानी जंग चल रहा है, कटुता पैदा करने की स्थिति पैदा हो रही है दोनों तरफ से। और दूसरी तरफ देख लीजिए तो गांधी जी ने कहा था दूसरा सामाजिक पाप है काम के बिना धन। अब आज देख लीजिए, बिना मेहनत किए धनार्जन करना चाहते हैं लोग। चाहे आपके साथ पॉलिटिकल पावर आ जाए, एग्जीक्यूटिव पावर आ जाए, किसी तरह से आपको कोई काम की जिम्मेवारी मिल जाए, तो काम करने के बजाय उसके माध्यम से जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके माध्यम से धन कमाने लगी। आज जरा देख लीजिए, इस पर क्यों चर्चा नहीं करते हैं? हमको राहुल जी से और कुछ नहीं कहना है। जिस ऑर्डिनेंस को फाड़ा आपने, उनके साथ बैठ करके आपने अलायंस इस रूप में किया है, आप जरा बताइए। जब चार्जशीट हुआ है तो आपका कोई कमेंट नहीं। अभी इनके एक और बड़े सलाहकार हैं फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, उनके संग बैठकर इन्होंने एक स्कीम बनाई है, न्यूनतम आय की स्कीम, न्याय जिसको बोला जा रहा है। कह रहे हैं कि जो 20% जो सबसे नीचे का वर्ग है उसके लिए हम लोग न्यूनतम 6,000 रुपये माह की व्यवस्था करेंगे, 72,000 रुपये साल। क्या आपको लगता है कि ये कोई गेम चेंजर, एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है? कौन सलाहकार है मेरी व्यक्तिगत जानकारी नहीं, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि अभी स्कीम तो है नहीं, एक घोषणा है कि हम ऐसा स्कीम बनाएंगे। नंबर 1, अगर मौका मिलेगा तब स्कीम बनाने की बात होगी। स्कीम ये बना नहीं पाएंगे, और अगर कागज पर स्कीम बना भी लेंगे तो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा? पहले पूरा का पूरा सिस्टम को ठीक करिए। कोई सर्वे नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है, एक जनरल बात होती रहती है, लेकिन एक्चुअल कौन कितनी आमदनी का है इसका कोई आंकड़ा नहीं है उपलब्ध। एक ऑथेंटिक फिगर भी उपलब्ध ठीक से नहीं है, एक आकलन है, असेसमेंट है सिर्फ।
लोग नहीं उपलब्ध हैं। आप दीजिएगा, किसको दीजिएगा? और आप जान लीजिए, एक तो कर नहीं पाएंगे, और जब देना शुरू करिएगा मान लीजिए, तो फिर जो सबसे नीचे है उसको नहीं मिलेगा, कुछ घूस दे करके उसके ऊपर वाला ले लेगा। इसलिए जब कोई स्कीम के बारे में सोचिए तो मैं तो यही कहूंगा कि उसके एग्जीक्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। और मैं कोई दावा नहीं करता हूं, लेकिन हमारे यहां जब हम कोई चीज के बारे में सोचते हैं तो उसके एग्जीक्यूशन के बारे में सोचते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप कह रहे हैं अगर ये आ भी जाए तो इसका एग्जीक्यूशन बहुत मुश्किल है। एग्जीक्यूशन मुश्किल नहीं है, इसका तो मतलब समझिए कि दुरुपयोग होगा। मतलब लोग इसका वैसे लोग इस्तेमाल कर लेंगे जो वाकई उस सीमा में नहीं, तो पैसा उन तक नहीं पहुंच पाएगा। पैसा पहुंचेगा नहीं। कुछ ऐसी बात करने से जिसके बारे में पहले देख तो लीजिए एग्जीक्यूशन। इसलिए लोगों को थोड़ी थोड़ी इन सब बातों पर नजर रहती है, ये जान लीजिए। इसलिए मुझको लग नहीं रहा है कि मोदी जी को कोई खतरा है।